नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर विवेक शर्मा, आप सलाहकार, बाल रोग विशेषज्ञ, स्वास्थ्य स्तंभकार और चिकित्सा इतिहासकार है। आपको 30 वर्षों का अनुभव है। आपके कई रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में छपे हैं। आपने 1000 से ज़्यादा स्कूल्स में वर्कशॉप्स भी की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, मेरी बेटी 10 साल की है। मौसम बदलते ही उसकी नाक हर बार बंद हो जाती है। क्या ये नज़ला या एलर्जी हो सकती है? संजय सोनी का ये सवाल आया है। इसमें बच्ची की उम्र क्या है ये बहुत काउंट करती है। अगर बच्ची बहुत छोटी है तो बच्ची का नॉस्ट्रल थोड़े छोटे होते हैं, तो जरा सा मौसम चेंज होता है तो उसमें बच्चों के कंजेशन हो जाता है और नेजल ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में नेजल ड्रॉप्स होती हैं और वो अगर हम डालेंगे तो बच्ची को आराम पड़ेगा और उनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं और लॉन्ग टर्म डाली जा सकती हैं। और अगर ज़्यादा एलर्जी रहती है और कंजेशन है तो डॉक्टर की सलाह लें। वो कुछ एंटी एलर्जिक और कुछ इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर, इस मौसम में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को दस्त और उल्टी की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या रहने लग जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि इस बदलते मौसम में बच्चों को इतनी बीमारियां घेर लेती है? देखिए, बदलते मौसम में क्या है, बैक्टीरिया और वायरस सारे बहुत ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ऐसे मौसम में चाहे बच्चा छोटा है चाहे बड़ा हो, सफाई रखी जाए और क्लीनलीनेस रखी जाए। बच्चे को 2-3 बार नहलाया जाए और बच्चे बाहर जाते हैं तो बाहर की चीज़ें ना खाएं बड़े बच्चे, और घर में भी जो चीज़ें आती हैं उनको धो के खाएँ। खाना खाएँ तो हाथ धो के खाएँ। तो कुल मिला के इसका जो आउटकम है वो ये है कि नीटनेस एंड क्लीनलीनेस और यानी कि सफाई व्यवस्था पूरी बना के रखें। जी, यानी बच्चों के हाइजीन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बदलते हुए मौसम में। और सर, आप बताना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके की हमें डाइट देनी चाहिए ताकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है बदलते मौसम में जब वो बीमार होते हैं, तो क्या खाना चाहिए बच्चों को? न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब होता है जितनी नेचुरल चीज़ें खा पाएँ, जैसे सैलड्स खा पाएँ बच्चे, जैसे फ्रूट्स खा पाएँ, और बच्चे लाइट डाइट खाएं। और जितनी लाइट डाइट होगी उतनी जल्दी उनको भूख लगेगी, उतना अच्छा उनका डाइजेशन होगा। और नॉन वेज जो खाते हैं वो बॉइल्ड खाएं और एग को बॉइल्ड खाएं। जैसे होममेड होती हैं, जैसे राबड़ी बनती है, कर्ड ज़्यादा लें, दही ज़्यादा लें, जिससे इजीली डाइजेस्टेबल रहे और इम्यूनिटी बढ़े, रेजिस्टेंस बढ़े। तो इस तरह की डाइट जो होती है, और होममेड डाइट पर जोर रखें। और घी, तेल और जो भी यूज़ करें वो बहुत प्योर हो और अच्छी क्वालिटी का हो, उसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा बच्चों का स्वास्थ्य रहेगा। जी बिल्कुल, यानी बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए जो उनको स्वस्थ रखेगी और इस बदलते मौसम में बीमार नहीं पड़ेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हर बार मौसम बदलते ही मेरे बेटे की भूख काफ़ी कम हो जाती है। उसकी उम्र 11 साल है। क्या यह आम बात है या कोई अंदरूनी परेशानी हो सकती है? नीता कौशिक का सवाल आया है। देखिए, बीच बीच में भूख बंद होना बच्चों में, और चूंकि बच्चा 11 साल का है तो उसके चूंकि जब वेदर बदलता है तो वेदर बदलने में हर चीज़ बदल जाती है। बच्चों का टेम्परामेंट भी बदलता है। बच्चों की शारीरिक, सर्दी से गर्मी आ रही तो वूलन क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी, गर्मी से सर्दी आ रही है तो वूलन क्लोथ्स को डिस्कार्ड करना पड़ता है और कॉटन के कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो हर खूब सारे चेंजेस आते हैं, तो बच्चों का टेम्परामेंट भी चेंज आता है। और इस टेम्परामेंट में कई बार चूँकि 11 साल का बच्चा, उस पर कई सामाजिक और कई एकेडमिक और कई पीयर से इंटरेक्शन के भी इन बच्चों में प्रेशर रहता है। तो इनके तहत चलते हुए कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की बीच बीच में भूख बंद हो जाती है। तो उस पर ध्यान दें। अगर कोई कारण है, टेंशन है या कोई स्ट्रेस है तो उसको दूर करें, और नहीं तो मौसम बदलने के साथ होगा तो वो टेम्परेरी फेज होता है, ठीक हो जाता है। जी, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है ये चीज़? बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। इंटरमीडिएट फेजेस आते हैं बच्चों में ऐसे, और बहुत कॉमन है ये। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बारिश के मौसम में मेरी बेटी का पेट ठीक नहीं रहता है। बार बार इलाज करवाते हैं लेकिन हर बदलते मौसम में समस्या फिर से हो जाती है। क्या यह कोई गंभीर बीमारी है? कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? मंजू खत्री ने यह प्रश्न पूछा है। देखिए, टेस्ट तो डॉक्टर देख के डिसाइड करता है कि कौन से टेस्ट कराने। टेस्ट ऐसे नहीं कराए जाते हैं। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से कि बरसात के मौसम में तो एक तो बच्चे सफाई से रहें, सफाई की चीज़ें खाएं, हर चीज़ धो के खाएं, हाथ साफ रहें, बच्चों की हाइजीन बहुत अच्छी रखें जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले। और खान पान में घी, तेल, चिकनाई बच्चों की कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा फैटी डाइट भी बच्चों को इंटॉलरेंस करती है। और कम डाइट खिलाएं और एक बार में लोड ना डालें, फ्रीक्वेंट कर दें उनकी डाइटिंग। जैसे अगर बच्चा
6 घंटे में खाता है तो उसको 4-4 घंटे से डिवाइड करके करते हैं तो इजीली डाइजेस्ट होगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा और इससे पेट के दर्द में निजात मिल जाएगा। यानी अगर बच्चों का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है तो भी उनको बार बार पेट दर्द की समस्या, जी, उल्टी, जी, दस्त, जी, ये सब बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल, होती बिल्कुल। है जी। और डॉक्टर, हमने देखा है कि ये जो बदलता हुआ मौसम होता है इसमें बच्चों को फंगल इन्फेक्शंस, स्किन से जुड़े इंजेक्शंस, कंजक्टिवाइटिस, आईज में एलर्जी, ये समस्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इनको कैसे पहचानना चाहिए और इनके लिए क्या उपचार लेना चाहिए? अचानक तो होता है स्किन इन्फेक्शंस में इचिंग होगी, आपकी खुजली हो जाएगी, बॉडी पे रैशेस हो जाएंगे, कोई दाग बन जाएगा, काला दाग बन जाएगा, वाइट दाग बन जाएगा, आंखों में पानी आएगा, आंखों में चिपकेंगी, कीड़ आएंगे, गंदगी आएगी, तो और सांस में बीमारियां होती हैं, वो खांसी होगी, जुकाम होगा, तो ये सब पहले ही इंडिकेशन आ जाते हैं। तो इसमें बदलते मौसम में बहुत ज़रूरी होता है कि एक तो सफाई से रहें, पब्लिक प्लेसेस पे जाए तो हाथ धोएं, वहाँ पर आने के बाद नहाएं, क्योंकि जहाँ पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं वहाँ सब तरह के बीमार लोग होते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बसेस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, कैब में बैठ रहे हैं, तो जिस सीट पे आप बैठे हो उस पर हो सकता है पहले कोई बीमार बैठ के गया हो। तो इन सब चीज़ों का पब्लिक प्लेसेस पे ध्यान रहे। पब्लिक प्लेसेस जाने के बाद घर पे आने के बाद ये बनाए कि सफाई रखें, कपड़े बदलें और नीट एंड क्लीन हो जाए, हाथ धोएं, मुंह धोएं, ताकि आंखों की सफाई हो जाए। तो कुल मिला के मेन है कि हाइजीन को मेंटेन रखें और सफाई रखें। तो इन सब चीज़ों से जो मौसमी बदलती बीमारियां हो रही हैं, ये क्योंकि फंगल, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब ग्रो करते बदलते मौसम में, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो और इन्फेक्टेड लोग भी सोसाइटी में ज़्यादा घूमते हैं, तो उनसे बचाव के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यानी बच्चे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको बीमारियां बहुत जल्दी से कैच हो जाती है, इसलिए बच्चों को एलर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है इस बदलते हुए मौसम में। यानी जितना हो सके आप अपने बच्चों का हाइजीन अच्छा रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, समय समय पर बच्चों का हाथ धुलवाइए ताकि कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरा बच्चा हर 15 से 20 दिन में बीमार पड़ रहा है, कभी पेट दर्द, चक्कर आना तो कभी उल्टी की समस्या, तो क्या यह इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की निशानी है? कोई टेस्ट होता है इसका? उसकी उम्र 14 साल है। श्वेता पाराशर ने सवाल पूछा है। इम्यूनिटी का तो सवाल नहीं है, इम्यूनिटी का इस बीमारी से चूंकि रिकरेंट बीमार हो रहा है तो आप एक बार इसके डॉक्टर को दिखा के डिटेल टेस्ट करवाएं। और सारी जो भी बीमारियां होती हैं जिनमें बीच बीच में बच्चा ठीक रहता है, लेकिन बीच बीच में कई बार क्या हल्का फुल्का भी बीमार रहता होगा तो आपको पता ना चलता होगा, तो इसके डिटेल टेस्ट करवाएं आप। और डिटेल टेस्ट करने के बाद कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, किसी विटामिन की कमी तो नहीं है, तो इनकी कमी से भी क्या होता है कि रिकरेंट इलनेस होती है, उस चीज़ को हम ये मान लेते हैं कि इम्यूनिटी की कमी है। तो इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार होगा, वो सब्सटीट्यूट आपको दिया जाएगा, और अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसकी दवाई आपको लंबा कोर्स चलाया जाएगा, तो उससे ये ठीक हो जाएगा। तो इसका डिटेल टेस्ट डॉक्टर के कहे अनुसार, डॉक्टर के आदेश के अनुसार, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार करवाएं। जी डॉक्टर, और इस बदलते हुए मौसम में छोटे बच्चों को बुखार की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, उनको बार बार बुखार आने लग जाता है, तो क्या तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हम कुछ पहले घरेलू उपचार भी कर सकते हैं अगर बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है इस बदलते हुए मौसम में? देखिए, बार बार बुखार बच्चों को आ सकता है और आपका डॉक्टर जो आपको दवाई प्रेस्क्राइब करता है वो उससे पूछ के परमानेंट रख लें, और 1 या 2 दिन आप वेट करें। अगर बुखार 1-2 दिन में उस दवाई से उतर जाता है, जो कि बुखार उतारने की कई दवाइयाँ आती हैं, तो बहुत अच्छा है। और 1-2 दिन में आप वेट करने के बाद बुखार नहीं उतरता है तो फिर आप डॉक्टरी सलाह लें और दिखाना चाहिए। पर अपने डॉक्टर से आप एक दवाई लिखवा के रख लेंगे जो कि सेफ़ होती हैं और रेगुलर यूज़ की जाती हैं, वो अगर आप रख लेंगे और उनको यूज़ करेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन में सिंपल बुखार अपने आप चले जाते हैं, निकल जाते हैं और टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं, तो उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। यानी छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स हम लोग दे सकते हैं नियमित तौर पर, या उस चीज़ का बच्चों पर एक लंबे समय के बाद कोई साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक जब जब बीमारी के लिए दी जाती हैं और जब जब इंडिकेटेड होती हैं तो ना तो उनका कोई साइड इफेक्ट होता है और वो फ़ायदा ही करती हैं। लेकिन आप अपने लेवल पे पुरानी रखिए, एंटीबायोटिक देंगे अपनी लिटिल नॉलेज से, आप नेट पे पढ़ लेते हैं, आप गूगल पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल आपको पता नहीं है बच्चे को क्या बीमारी है, तो आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, इरेगुलर यूज़ करते हैं। 2 दिन दे दी, बच्चा ठीक हो गया तो बंद कर दी, और पुरानी दवाइयाँ रखी हुई आपने दे दी, आपने डोज अप्रोप्रिएट नहीं दे रहे, अंदाज से नेट से देख के डोज दे रहे हैं। एक दवाई की डोज की बहुत रेंज होती है, जैसे आप 30 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, तो डॉक्टर सीवियरिटी इलनेस की क्या है उसको देख के डोज डिसाइड करता है। तो एंटीबायोटिक कभी ना दें, औरों को भी ये उनमें अवेयरनेस फैलाएं कि एंटीबायोटिक अपने लेवल पे यूज़ नहीं की जाए जब तक डॉक्टर देख के आपको प्रेस्क्राइब ना करे, और डॉक्टर जिस डोज में प्रेस्क्राइब करे, जितने दिन के लिए प्रेस्क्राइब करे, और जो
आपको टाइम बताया उसके हिसाब से प्रॉपर ढंग से दें, तब तो एंटीबायोटिक्स फ़ायदा करेंगी और साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अन्यथा ना तो फ़ायदा करेंगी और साइड इफेक्ट तो सब चीज़ों के होते हैं, तो वो आएंगे। जी बिल्कुल, आजकल माता पिता वैसे भी वर्चुअल वर्ल्ड पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने में कई बार वह घबरा जाता है, अपना अनुसार इलाज देना शुरू कर देते हैं बच्चे को। लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। हर बीमारी के अपने लक्षण होते हैं, अपनी पहचान होती है, एक नियमित टाइम के लिए ही आपको दवाई देनी चाहिए बच्चों को। तो कृपया ऐसी कोई लापरवाही ना करें, बच्चे के सिम्टम्स को पहचानें कि वो कितने सिवियर है और फ़ौरन अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उसके बाद ही बच्चे का इलाज शुरू करें। अगला सवाल संगीता राठौड़ ने पूछा है, मेरी बेटी को खांसी के साथ हमेशा सांस फूलने लगता है, क्या इनहेलर देना पड़ेगा या उम्र के साथ ये ठीक हो जाएगा? बच्चे की उम्र अगर 6 साल तक है तो कुछ बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ इनकी फ्रीक्वेंसी अस्थमा की अगर ये है और जैसा आप कह रहे हैं सांस फूलता है और खांसी होती है तो अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। और इनहेलर इनमें दिया जा सकता है। इनहेलर के नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इनहेलर इनहेल किए जाते हैं और इनहेल होने के साथ सीधे लंग में इनकी डोज पहुंचती है और फ़ायदा करती है। तो यदि डॉक्टर ठीक समझता है और फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो मुंह की दवाई देना ठीक नहीं रहता। इसमें हम इनहेलर प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि इनहेलर्स के साइड इफेक्ट कम होते हैं, मुंह की दवाइयों के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है इनहेलर तो आप तुरंत लें और उनको बहुतायत यूज़ करें और प्रॉपर डोजेज में और प्रॉपर टाइम के लिए यूज़ करें। तो आपके बच्चे का अगर प्रॉपर ढंग से आप डोजेज लेंगे तो सांस फूलने की और खांसी की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर इन्हेलर्स की बात की जाए तो बड़े तो इस्तेमाल करते ही है, क्या बच्चों के लिए हमेशा इन्हेलर का इस्तेमाल करना सही रहता है या इसमें कुछ गंभीर समस्या हो सकती है? बात नहीं, गंभीर समस्या इन्हेलर से बिल्कुल नहीं होती है। इन्हेलर्स के साइड इफेक्ट मिनिमम होते हैं और बहुत नए और साइंटिफिक इन्हेलर्स बाजार में आ गए हैं और साइंटिफिक रिसर्च लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो मुंह की दवाइयाँ होती हैं उनके फिर भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और बच्चा छोटा बड़ा काउंट नहीं करता। अगर फ्रीक्वेंसी बार बार उनको खांसी अस्थमा बार बार हो रहा है, हर 10-15 दिन में हो रहा है, तो इन्हेलर जो है वो इनकी बहुत ही अचूक और डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर इन्हेलर जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो लेने से बहुत फ़ायदा होता है। और ये बार बार जो इलनेस होती है ये बच्चों की भूख मारती है, बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ रोकती है, बच्चों की एक्टिविटी कम होती है, तो बच्चों की इन जनरल ग्रोथ रुकती है। तो ये इसको रोकने के लिए हमें इन्हेलर प्रॉपर यूज़ करने चाहिए और प्रेस्क्राइब डोज में। और प्रेस्क्राइब जो कंपनी डॉक्टर करता है, जो कंपाउंड डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है उसको लेना चाहिए। जी, यानी इन्हेलर को लेकर कई बार माता पिता को एक गलत फहमी रहती है कि इन्हेलर्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया कि आजकल कई बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक इन्हेलर्स आ चुके हैं बाज़ारों में जो बच्चे पर किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव नहीं करते हैं। एक अच्छी सांस के लिए इन्हेलर बच्चों के लिए बहुत फायदा देगा। और इन्हेलर्स का मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इतने सेफ होते हैं कि हम इनको न्यूबॉर्न पीरियड में, नवजात शिशुओं में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी देते हैं और उनमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है क्योंकि मुंह की दवाई हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में और न्यूबॉर्न में ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, तो इनको भाप या जो है इनहेलर प्रमोट करते हैं जो बच्चे ले सकते हैं। जी, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर। आजकल बच्चों में सांस की समस्या वैसे भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो अगर आपके बच्चे भी इस तरीके की किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो आप बेझिझक इन्हेलर्स का इस्तेमाल करिए। आपके बच्चों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे और आपके बच्चों की ब्रीथिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इन्हेलर के बाद से वो अच्छे से सो सकेंगे, जिससे उनकी एकेडमिक्स भी इम्प्रूव होगी और उनकी दिनचर्या पूरी अच्छी चलेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न तनुजा तिवारी ने पूछा है, बदलते मौसम में मेरे बच्चे को रात में ज़्यादा खांसी होती है और दिन में ठीक रहता है, ऐसा क्यों होता है? क्या कोई खास इलाज है इसका? जी, इसमें क्या होता है कि रात को जब बच्चा लेटता है तो सिक्रीशंस जो होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और जब लंग में ज़्यादा सिक्रीशंस इकट्ठे हो जाते हैं जी, तो एकदम खांसी आती है और खांसी के बाउट्स आते हैं और बच्चे को सोते हुए उठना भी पड़ता है कई बार। तो इसके कई कारण होते हैं। इसमें बच्चे को अस्थमा भी हो सकता है, बच्चे को वायरल कॉफ भी हो सकता है जो कि मियादी खांसी होती है, कभी कभी 1-1, 1.5 महीने भी लेके जाती है। और कभी ये एलर्जिक भी हो सकती है, कमरे में कोई एलर्जन आपके पड़ा हो, कोई आप गुड नाइट जलाते हो, कोई आप मॉस्किटो किलर जलाते हो, कोई अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, कोई परफ्यूम हो, कहीं आप पार्टी से आए परफ्यूम लगाओ, तो ये सब चीज़ें इनका ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। क्योंकि अगर नाइट डोज किसी इसको खांसी को रोकने के लिए बच्चों को दी जाए तो ऐसा करने से रात को प्रिवेंट करेंगे और धीरे धीरे बच्चा जब एलर्जन हम दूर कर देंगे, वायरल का टाइम निकल जाएगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और अस्थमा का अगर है तो उसका हमें डायग्नोसिस हो जाएगा तो ये रात को आनी अपने आप बंद हो जाएगी और उसका इलाज हो जाएगा।
डॉक्टर, वैसे भी देखा जाता है कई बच्चों में रात की खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उनको कफिंग प्रॉब्लम होती है और कफ में कई बार खून भी आ जाता है या फिर ब्लैक कलर का एक म्यूकस भी आता है बच्चों के कफ में। तो क्या इनका कारण है कि रात में बच्चों को ज़्यादा समस्या होती है? मैंने बताया ना, जैसा कि रात में तो वेदर चेंज हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है, गर्मियों में लोग एसी चलाते हैं, उसकी हवा हो जाती है, एसी का टेम्परेचर कई बार बहुत कम कर लेते हैं। और तीसरी चीज है कि कोई एलर्जन वहाँ कमरे में मौजूद हो, कोई मॉस्किटो किलर जल रहा हो, और लेटने के बाद सिक्रीशन जो इकट्ठे होते हैं लंग्स में, वो बच्चे बाउट के साथ, खांसी के साथ निकालते हैं। तो रात को बार बार सोने के बाद फिर 2-3 घंटे बाद सिक्रीशंस का इकट्ठा होना और खांसी आना, ये नॉर्मल फिनोमेना है। तो इसका हम ध्यान रखें, और जैसा बच्चे का जो आपका डॉक्टर वो आपको एडवाइस करे उसको फॉलो करे, तो ये सब चीज़ें बच्चे दुख नहीं पाएंगे। और ये कॉमन चीज़ है ये जी। डॉक्टर, वैसे भी देखा जाता है कि कई बार बच्चों की खांसी ठीक हो जाती है, उसके 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक भी बच्चों को बीच बीच में कफ आता रहता है, जिसमें म्यूकस भी आता है, और उसके अलावा बच्चों को खराश की दिक्कत, बार बार बोलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत भी होती है। तो क्या ये भी कोई एलर्जी का ही सिम्टम होता है? हाँ, एक बार जब खांसी होती है और लंबी खांसी होती है तो बच्चों में जो ट्रेकिया होती है, उसके जो सीलिया होते हैं, जो कि सिक्रीशंस होते हैं, जिसको हम बलगम बोलते हैं, जिसको बाहर निकालते हैं, वो थोड़े नष्ट हो जाते हैं और रीबिल्ड होने में उनको टाइम लगता है जी। 3 to 6 वीक्स लग जाते हैं। तो वो जब तक बनते हैं तब तक जो भी सिक्रीशन इकट्ठे होते हैं, जब 2-3 घंटे में ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिनिमल खांसी के साथ निकलते हैं। और ये खांसियाँ 1.5 से 3 महीने तक आ सकती हैं, कई बार लंबे वायरस होते हैं तो उनमें आ सकती हैं। और जब ये सीलिया बन जाते हैं तो जैसे जैसे कफ की क्लियरेंस अपने आप होने लगती है तो ये खांसी आना बंद हो जाती है। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारी बेटी जो 7 साल की है, बदलते मौसम में वीजिंग करने लगती है, क्या ये अस्थमा की शुरुआत है? कैसे पता चले कि इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? बबीता ठाकुर का ये सवाल आया है। अगर वीजिंग हो रही है तो वो अस्थमा की है, चाइल्ड अस्थमा बोलते हैं। कुछ बच्चों में ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि 6 साल तक ये बहुत कम हो जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, और बहुत कम भी हो जाती है। लेकिन चूंकि अस्थमा शुरुआत या सीवियरिटी नहीं होती, होता है तो होता है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है इसको बच्ची को। तो इसका ध्यान रखें और इसको एक्सेप्ट करें। और अस्थमा एलर्जी है, बीमारी नहीं है जी। इसको बीमारी ना माने। किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो वो किसी को कॉटन से एलर्जी है, किसी को पाउडर से एलर्जी, तो वो नहीं लगाता, उसको प्रिवेंट करता है। तो हमें अगर एलर्जन का पता चल जाता है तो उससे प्रिवेंट करें। और अगर इंडिजीनियस अस्थमा या वेदर से होता है तो वो फ्रीक्वेंटली होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो डॉक्टर लिखेगा, उसको प्रिवेंट कीजिए। और ज़्यादा होती है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए जो ठीक करने की जो दवाइयाँ आती हैं वो भी डॉक्टर लिखेंगे, वो दीजिए आप। जी। तो डॉक्टर, एलर्जन के लिए भी कोई टेस्ट होते होंगे ना स्पेसिफिक, जिसमें आप पकड़ सकते हैं? जी, टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर टेस्ट जो होते हैं वो कराए जा सकते हैं और उनमें पता चल जाता है एलर्जन क्या है। और अगर वेदर का एलर्जन है तो उसके कोई टेस्ट नहीं होते, वो वेदर चेंज के साथ होंगे तो होंगे। जी। और डॉक्टर, इसमें एक शब्द आया था वीजिंग करके, क्या होता है एक्चुअली वीजिंग? हम लोगों ने पहली बार सुना है ये शब्द। वीजिंग में क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं तो उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो जब सांस अंदर लेते हैं तब तो कोई नहीं होता, जब बाहर सांस निकालते हैं तो फेफड़े की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, और छोटी होने की वजह से जो बाहर निकलती है तो सीटी की सी आवाज़ आती है, सीटी और आवाज़ें आती हैं, ध्वनि तो बच्चों में से इनको विस्लिंग साउंड्स भी आती हैं, और कुछ गड़गड़ भी आती है, और कुछ फाइन साउंड्स भी आती है, तो इनको हम वीजिंग बोलते हैं। तो एक्सपीरेटरी जो हम एक्सपिरेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, उसके साथ घुटन होती है, तो इसलिए इसको वीजिंग इसको बोलते हैं। तो वीजिंग जो होती है ये अस्थमा में होती है, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं इसको। ब्रोंको का स्पाज्म हो गया मतलब सांस की नलियां सिकुड़ गई। अच्छा जी, यानी जो लक्षण आपने बताया है ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अगर कम उम्र में ही बच्चों में आपको ऐसा लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि कई बच्चे अस्थमा से तो ग्रसित नहीं है, और अगर कम उम्र में ही हम बीमारी को संभल जाए या बीमारी को पकड़ ले तो बाद में जाके काफ़ी जल्दी बच्चे रिकवर भी कर सकते हैं उससे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कई बार बच्चे वायरल के बाद ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन लगातार थकान और चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसा क्यों होता है और ये कब तक सामान्य माना जाए? लोकेश शर्मा का ये प्रश्न आया है। देखिए, हर वायरल के बाद क्या होता है कि बहुत वीकनेस आती है, और वायरल के बाद इम्यूनिटी बच्चे की कम हो जाती है। तो वीकनेस की बच्चे, बुखार तो बच्चों का ठीक हो जाता है, लेकिन जो वीकनेस आती है वो ना हम समझ पाते हैं ना बच्चे समझ पाते हैं, और बच्चे वही एक्टिविटी करते हैं जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती है। तो रूटीन एक्टिविटीज़ जब करते हैं ना बच्चों में उतनी ताकत होती है, और वो थक के चिड़चिड़ करते हैं। तो जब भी पोस्ट वायरल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बुखार भी ठीक हो जाता है, खांसी भी ठीक हो गई, जुकाम भी ठीक हो गई, आपके सारे दस्त, उल्टी, पेट का दर्द सब ठीक हो जाता है वायरल का, तो बच्चे को 3 to 6 वीक्स एक्टिविटी कम करें, रेस्ट कराएं, न्यूट्रिशन अच्छा करें, लिक्विड्स खूब दें, और न्यूट्रिशियस
फ्रूट्स दें न्यूट्रिशियस, और फूड भी जो दें वो न्यूट्रिशियस दें, ताकि 3 से 6 हफ्ते में इसकी अच्छी रिकवरी हो जाए और उसके बाद इसको नॉर्मल समझें। यानी बच्चा जितना जल्दी रिकवर होगा वो चिड़चिड़ा भी नहीं रहेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और एक पॉजिटिव माइंडसेट में वो काम करेगा। डॉक्टर, वैसे भी देखा जा रहा है कि आजकल बच्चों में चिड़चिड़ाहटपन, आक्रोश, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया है। अपनी उम्र से पहले ही वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाते हैं। ऑटिज्म के मामले भी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या कारण है? क्या जो ओवरऑल बच्चों की लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं वो है, या और कोई कारण है कि बच्चे इतना ज़्यादा आक्रोशित रहते हैं आजकल, छोटे बच्चे खासकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो देखिए कि बच्चों को जो माएँ दूध नहीं पिलाती हैं, ये कंप्लेंट रहती है दूध नहीं आ रहा है या माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है। माँ का दूध मैक्सिमम पिलाएं, 6 से 9 महीने तक माँ का दूध पिलाएं बच्चों को खूब। ये आगे जाके पूरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। नंबर 2 पे कहता है डाइट बच्चों की अच्छी रखें, मार्केट डाइट्स ना दें। मैं देखता हूँ छोटे छोटे 6 महीने से बच्चे होते हैं 1 साल तक के, उनको पेरेंट्स मार्केट से ला के पैकेट का फूड खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, और बहुत जितना मिडिल और लोअर मिडिल है वो लोग प्राउड फील करते हैं कि हम बच्चे को बहुत अच्छा खिला रहे हैं। ये आपकी गलतफहमी है। सारे फूड होममेड खिलाएं बच्चों को, ताकि फ्रेश जाए, घर के बने हुए खिलाएं। और बड़े बच्चे जो ये बाज़ारों में खाते हैं बर्गर, पिज्जे, ये कभी कभार खाएं। ये रेगुलर हैबिट मैंने देखा बच्चों की है, डेली है, मार्केट से मंगा रहे हैं, और मार्केट में जो एजेंसी चल रही है उनके थ्रू फूड घर पे मंगाते हैं, तो ये गलत हैबिट है। एक मोबाइल का कल्चर चल गया, ये बंद किया जाए बच्चों में। स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों का। स्क्रीन टाइम बच्चों का ब्रेन डैमेज करता है। डैमेज ऐसे नहीं करता है कि उसमें कोई खराबी करता है, ब्रेन की एक्टिविटी स्लगिश करता है, क्योंकि मोबाइल की जो वेव्स जाती हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और ब्रेन में भी जो थॉट प्रोसेस इधर से उधर ट्रांसफर होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है जी। तो वो मोबाइल के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी कम करते हैं, तो बच्चों की सोच की पावर, बच्चों की थिंकिंग पावर, बच्चों की रिटेनिंग पावर और बच्चों का टेम्परामेंटल पावर, ये सब कमज़ोर पड़ती जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाती है, सोशल बिहेवियर खत्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज दूंगा कि स्मार्टफोन्स नाम के स्मार्ट हैं, दे डोंट मेक यू स्मार्ट। आपको स्मार्ट नहीं बनाते, आपकी पर्सनैलिटी को खराब करते हैं। क्या डॉक्टर यही कारण है जिन बच्चों को अर्ली एज में फ़ोन दे दिया जाता है उनमें बाद में देखा जाता है स्पीच डिले की प्रॉब्लम होती है, उनको थेरेपीज चाहिए रहती है, बहुत सारी जो ये ऑटिज्म की, ADHD की जो बच्चों में दिक्कत देखी जा रही, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण है कि उनका स्क्रीन टाइम छोटी उम्र में ज़्यादा कर देते हैं पेरेंट्स? है, मैं देखता हूँ 6-6 महीने साल भर के बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं, तो ये बहुत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ना किया जाए। टीवी से, मोबाइल से इनसे दूर रखा जाए, बच्चों को नेचुरल प्ले में छोड़ा जाए, बच्चों को ग्राउंड्स में छोड़ा जाए, बच्चों को गार्डन्स में छोड़ा जाए, जहाँ सब लोग बैठे हैं उसको बच्चे को जमीन पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो खेले और बच्चों लोगों की एक्टिविटी देखे, इधर उधर भागे, अपने आप कुछ चीज़ें छुए, तो क्रिएटिविटी अपने आप बच्चे की और ब्रेन डेवलपमेंट अपने आप होगा, और ये जो प्रॉब्लम समाज में आ रही हैं ये नहीं आएंगी। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या बारिश के मौसम में बच्चों को दूध, दही जैसी चीज़ें कम कर देनी चाहिए? कई लोग कहते हैं इससे कफ बढ़ता है, क्या ये सच है? पूजा वर्मा का ये प्रश्न आया है। जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आराम से दूध, दही सफाई से बच्चों को खूब दिया जा सकता है। ये एक मिथ है जो बरसों से चला रहा है, और एक किदवंती, ठंड हो, बरसात हो, बहुत वर्ल्ड में ऐसे मुल्क हैं जैसे इंग्लैंड में तो हमेशा सर्दी रहती है, साल भर बर्फ गिरती है, तभी वहाँ सबसे ज़्यादा दही खाया जाता है। जी। तो ये मिथ अपनी किदवंती बनी हुई है, इसको ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। आप यूज़ कर सकते हैं और सफाई से यूज़ करेंगे, बॉयल करके दूध को यूज़ करेंगे और बच्चे को ढंग से पिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सफाई से रखें। जी। और देखा जाता है डॉक्टर, आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो वैसे भी खाने पीने की चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा टैबू बनाता है, बहुत सारी चीज़ों में उनको मिथ होता है। यही कारण है कि जो हमारी अगली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा लैक्टो इंटॉलरेंस में हो रही है, उनको ग्लूटीन डाइट सूट नहीं होती है, उनको वीट सूट नहीं होता है। पहले भी बीमारियाँ होती थी लेकिन एक कम समय के लिए होती थी, बट अब देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जी, ये सब मैंने कहा ना कि जैसे लाइफ हम ट्रांजिट पीरियड में चल रहे हैं। ट्रांजिट पीरियड का मतलब यह है कि डाइट में जो ट्रांजिट पीरियड है इसमें क्या है कि हमने अपना कल्चर तो छोड़ा नहीं है जी, हमारी वो डाइट है, और एक हमने वेस्टर्न डाइट को एक्वायर कर लिया है, ले लिया है, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल में उतार लिया है। तो जब दो डाइटों का मिक्स होता है तो वो डाइट फायदेमंद नहीं हो सकती, वो मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर है। तो वो ट्रांजिट पीरियड में बॉडी, अभी जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, जो हमारा आनुवंशिक मेकअप है जिस डाइट के लिए है, वो आनुवंशिक मेकअप इस डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी पूरा जी। ये कई साल लगते हैं आनुवंशिक उसको चेंज होने में, क्योंकि हमारी जो बरसों से डाइट चली आ रही है, जो हमारे पूर्वज खाते थे, उस डाइट को चेंज होने में ऐसे थोड़ी है कि हमने अभी खिलाई और हमारी आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे सामने, जीआई प्रॉब्लम मीन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेट की प्रॉब्लम्स,
डिफरेंट पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ये इंटॉलरेंसेज और ये फैट इंटॉलरेंसेज ये आ रही है, चीज़ आ रही है, मियामी सॉस है, ये हमारा बॉडी इनके लिए बना नहीं है जी। कभी कभार टेस्ट चेंज के लिए खाया जा सकता है, लेकिन रूटीन डाइट हमें अभी भी वही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चेंज होने में बहुत टाइम लगता है और हमारा आनुवंशिक, हमारा जेनेटिक मेकअप इस डाइट के लिए बना हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बदलते मौसम में मेरे बेटे की नाक और आंख से लगातार पानी आता है, कोई इलाज कारगर नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या करें? राधा पांडे ने ये प्रश्न पूछा है। देखिए, ये फॉर द टाइम बिंग आता होगा, क्योंकि ये क्लियर कट आप जो सिम्टम बता रहे हैं, बच्चे को मौसम से एलर्जी है और एज के साथ ये एलर्जी कम होती जाएगी और बहुत कम हो जाएगी और इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, होती तो रहेगी लेकिन। और ऐसे में क्या, जब ज़्यादा हो बीच बीच में, तो आप 4-5 दिन एंटी एलर्जिक दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। कई एंटी एलर्जिक्स आती हैं बाजार में, तो आपका जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके उसको परमानेंट रखें, जब भी हो सेफ एंटी एलर्जिक्स प्रेस्क्राइब करवा लें और उसको बीच बीच में आप देते रहें, तो उससे ठीक रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, कई बार बदलते मौसम में ये भी देखा जाता है कि बच्चे के स्किन पे पूरे रैशेज हो जाते हैं, लाल निशान आ जाता है, खुजली भी होती है, जलन की समस्या भी होती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कई कारण होते हैं, और एक तो उमस में स्किन में इरिटेशन होता है, एक हम जो है कई बार कोई ऑयल मार्केट के स्पेशल ऑयल्स, मार्केट प्रिपरेशन, डिफरेंट सोप्स, बाजार से अट्रैक्टिव सोप्स जिनका ऐड आ रहा है लाला के यूज़ करते हैं, तो उनकी एलर्जीज होती हैं। तो सिंपल सोप यूज़ करें, कोई ग्लिसरीन टाइप का सोप यूज़ करें और प्लेन कोकोनट ऑयल लगाएं और प्लेन वैसलीन लगाएं ड्राइनेस के लिए, तो इस तरह की स्किन डिसऑर्डर 80% तक रुक जाते हैं। ये हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हमारा ऑब्जर्वेशन है। जी, यानी कई बार पेरेंट्स बच्चों को बेस्ट देने के लिए कई बार फैंसी टॉयलेटरीज का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे सोप केयर्स लेकर आता है, लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया कि आप जितना ज़्यादा सिंपल चीज़ों पे जाएंगे, प्लेन वैसलीन हो गया या बच्चे को कोकोनट ऑयल लगा दिया, तो वो उसके स्किन को लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। अगला सवाल है, मेरी बेटी की उम्र 7 साल है, उसे 3-4 दिन से हर 4 घंटे में बुखार आ रहा है, खून की जाँच भी सामान्य आई है, लेकिन बुखार नहीं टूट रहा है, क्या करें? एक दर्शक का यह सवाल आया है। देखिए, 3-4 दिन से बुखार आ रहा है तो हर सिंपल बुखार भी 4-5 दिन चलता है, आप एक आध दिन वेट कीजिए। आपने टेस्ट तो करा लिए हैं, पर 3-4 दिन में टेस्ट कोई पॉजिटिव नहीं आता है, 7 से 8-10 दिन लगते हैं टेस्ट, जो लंबी बीमारी होती है, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इनके लिए आपको 7 दिन बाद एक बार, 7 या अगर रहता है तो 7 से 10 दिन के बीच में एक बार टेस्ट रिपीट करवाने पड़ेंगे और डिटेल करवानी पड़ेगी, तो उसमें बीमारी का पता भी चल जाएगा और क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी तब तक क्लियर हो जाता है कि बच्चे को क्या बीमारी है, और डॉक्टर देखते ही पहचान जाता है कि इसको ये चल रहा है और वो उसी हिसाब से आपके टेस्ट करा लेगा। जी डॉक्टर, जैसे बुखार की बात चल रही है तो हम देखते हैं इस मौसम में डेंगू मलेरिया की समस्या काफ़ी होती है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अगर बच्चे को डेंगू मलेरिया की कोई समस्या है और साधारण बुखार आ रहा है तो कैसे लक्षणों में अंतर किया जा सकता है? देखिए, सारे बुखार एक से होते हैं, इनमें अंतर किया नहीं जा सकता, और इस तरह का अगर सीजन चल रहा होता है, जैसे डेंगू का, तो डेंगू के टेस्ट डॉक्टर शुरू में करा लेते हैं, प्लेटलेट वगैरह करा लेते हैं। मलेरिया का सीजन चल रहा है तो मलेरिया की पैरासाइट की फिल्म बना लेते हैं, जिसे एमपी बोलते हैं, और टाइफाइड का चल रहा है तो सब डॉक्टर कराते हैं। हेपेटाइटिस जॉन्डिस फैल रहा है तो जॉन्डिस के टेस्ट भी डॉक्टर प्रिवेंटिव करा ही लेते हैं। तो ये मौसम के हिसाब से आ रहा होता है, और जब नहीं उतरता है तो सारे टेस्ट ही कराए जाते हैं, तो डिटेक्ट हो जाता है टेस्टों के थ्रू। बाकी बुखार, सब बुखार सर्दी देकर आते हैं, शरीर में ठंड लगती है, तो सारे बुखारों का प्रेजेंटेशन लगभग मिलता जुलता सा होता है, क्लिनिकली डिटेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बताई गई टिप्स हमारे पेरेंट्स के लिए, दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए कारगर साबित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। थैंक यू।